कि जो सीजनल रिवर्सल होता है विंड का, उसको कहते हैं मॉनसून टाइप। Despite overall unity in general pattern, there are perceptible regional variation in climatic condition. ऐसा जरूरी नहीं है कि सब जगह एक जैसा ही हो। तो हम ये देखते हैं कि हम तो कहते हैं फेज रिवर्सल, एक साथ इंडिया में मानसून आता है, एक साथ जाता है, लेकिन क्या सब एक ही लेटीट्यूड पे नहीं ना। कुछ क्या है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है, आधा भारत तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है और आधा नीचे है। तो जैसे जैसे तुम ऊपर की ओर जाओगे, पोलर रीजन की ओर, तो क्या ठंडक बढ़ती जाएगी। और कैसे ठंडक बढ़ेगी? एल्टीट्यूड से भी ठंडक बढ़ेगी। जैसे ऊपर चलते, जैसे यहाँ पर चूरू है या और आप माउंट आबू चले जाओ, पहाड़ियों पर जाओगे तो भी ठंडक है। तो इस तरीके से टेम्परेचर वेरिएशन है और प्रेसिपिटेशन वेरिएशन। कहीं कहीं ज़्यादा बारिश होती है, कहीं कहीं कम बारिश होती है, कहीं 20 सेंटीमीटर से भी बिलो है और कहीं 200 से भी ऊपर है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन का, ह्यूमिडिटी का, सबका वेरिएशन पाया जाता है। जहाँ पर राजस्थान में टेम्परेचर 50 डिग्री पहुँचता है, वहीं पर पहलगाम और जम्मू और कश्मीर में 20 डिग्री से ऊपर कभी नहीं होता। इसी तरीके से जो मेघालय में 400 सेंटीमीटर की बारिश है, तो 10 सेंटीमीटर की बारिश लद्दाख में है। लद्दाख रीजन कल्चरल तो उसकी बहुत वैल्यू है, लेकिन बारिश तो नहीं होती है। लेह लद्दाख 6 मेजर पैरामीटर्स हैं जो हम किसी भी प्लेस के एल्टीट्यूड को कंट्रोल करते हैं। कनिष्का, कौन कौन से 6 पैरामीटर्स हैं जिससे कहीं के एल्टीट्यूड को पता किया जा सकता है? बताओ सुहाना, what are the 6 parameters? So that is the 6 major parameters which control, वही वेदर को भी कंट्रोल करते हैं, which control climate। लिखते जाइए। R कहीं का, इसको हमें समझना होगा, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड तो लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड भी है, प्रेशर वेरिएशन, और बोलो डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ये भी बात सही है। अब देखो कोस्टल एरिया के पास है ओशन करंट, ओशनिंग करंट, और रिलीफ फीचर्स की, कैसा वहाँ का रिलीफ पैटर्न है, यानी वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, इन सब चीज़ों पर भी निर्भर करेगा। तो कौन कौन सी 6 बातें बताई? लैटिट्यूड, ओशन करंट, देखो लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, और इसके अलावा ठीक है प्रेशर एंड विंड सिस्टम, wind system, distance from sea, distance from sea, ocean currents and relief pattern, ocean current and relief pattern। अब एक चीज को समझे, रिलीफ पैटर्न का मतलब है टोपोग्राफी, कि कहाँ क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, टोपोग्राफी। अब जरा देखो लैटिट्यूड का क्या मतलब है। जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ में ये कितने लैटिट्यूड होंगे, अगर बताओ जरा। 180। जैसे ये जो बीच वाला है ये 0 है और ये 90 डिग्री नॉर्थ। यहाँ से अगर चलो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे करते चले जाओ, एक एक डिग्री बढ़ाते जाओ, तो जो 22.5 डिग्री है, 22.5 है। देखो जो हम लोगों का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का कितना डिग्री होता है, चेक करें। मेरे ख्याल से 23 डिग्री 30 नॉर्थ 30 मिनट, यही है सर। यस 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ये इसका है ना। हाँ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इससे क्या पता चला? देखो ये सही कह रही है। तो 23.5 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट।
इसको मिनट कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि मिनट 1 डिग्री होती है, अगर इसके 60 टुकड़े कर लो तो 60 टुकड़े करने पे एक टुकड़ा कितना आएगा? और सुन यार, 1 डिग्री में ही बहुत सारे रीजन होंगे, उसी में दिल्ली होगा, गाजियाबाद होगा, अगर यहाँ से देखा जाए तो सब अलग अलग होंगे कि नहीं? तो उसी में कितने सारे आप सर्कल बना सकते हो, पतले पतले। तो 1 डिग्री में 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड? 60, उसके भी फिर 60 डिवीजन के। तो ये हो गया। अब इसी से और ऊपर चले जाओ तो ये रीजन कौन सा हो गया बताइए? ये क्या ट्रॉपिकल हो गया? और ट्रॉपिकल से ये 67, इसका डबल तो करो जरा, तो 67 डिग्री नॉर्थ। तो ये जो हो गया ये उष्ण कटिबंधीय है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय, दैट इज सब ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल का मतलब उष्ण, उष्णता यानी गर्मी होती है। और ये कैसा है बताइए? सब ट्रॉपिकल रीजन। अब उसी 90 डिग्री में जो थोड़ा थोड़ा बटाएगा, 67 से ये कैसा रीजन माना गया है? पोलर रीजन। अच्छा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये वाला, और ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसका क्या नाम लिखे बोलो अमन? तो ये डिग्री क्या लिखे? 67। तो ये 0 से जितना उधर के उतना ही तो इधर भी जाओ। 23.5 डिग्री नॉर्थ क्यों बोल रहे भाई? अब ऐसे गलतियां क्यों कर रहे हो? अब इसी में और नीचे चलो तो ये कितना है? साउथ। अब यहाँ क्या लिखे बताओ? क्योंकि ये पूरा ट्रॉपिकल है ना, ये इक्वेटर है कि नहीं? तो ये इक्वेटर से ऊपर नीचे इक्वल होना चाहिए। तो इक्वेटर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक, इसका मतलब ट्रॉपिकल रीजन तक जा रहा है, तभी तो इसे ट्रॉपिक कहा गया। कैंसर। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये देखो इसी तरीके से ये भी ट्रॉपिकल और ये सब ट्रॉपिकल। ऋषु इसे क्या लिखें? बोलो। 90 डिग्री साउथ पोल। तो 90 डिग्री साउथ पोल है। तो टोटल अगर इस पूरे अर्थ के कितने स्लाइस काटेंगे? 90 ऊपर इक्वेटर से, 90 नीचे। अर्थ थोड़ा टिल्टेड है तो हाफ ऑफ द पोर्शन में 6 मंथ में ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और हाफ ऑफ द पोर्शन में। तुमसे बस इतनी बात पूछी जा रही है कि जब वो एफिलियन में है तो सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा गर्मी है कि नदर्न में? इतना बता दो सुहाना। एफिलियन का मतलब समझती हो? दूर है कि पास? दूर है तो बताओ कहाँ ज़्यादा गर्मी है? हमें नहीं पता, आप जैसे बताएंगे हमको मालूम होता, हम पूछते ही नहीं। देखो सुहाना ने जो कहा बस मैं वो समझा देता हूँ आप लोगों को। इन्होंने कहा चूंकि सन ये है और दूर होने पे ये कह रही है साउथ में गर्मी पड़ रही है, तो क्या आप लोगों को, आप इनकी बातों से सहमत हैं? कह रही क्योंकि तो तिरछा है ना और दूर है, तो बोलो सीधी रेस कहाँ पड़ रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है कि नहीं? चिली में बताया था कि नहीं पिछली क्लास में? कि जब दूर है तो वहां गर्मी, अब पास आ जाए पेरिहीलियन तो बोलो कहाँ गर्मी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये तो क्योंकि यहाँ पे पड़ रही। बोलो बात समझा गई? इतनी बात हो गई। अब इसके अलावा जो हमारे इंडिया की सिचुएशन है वो कैसी है? ये देखो यहीं पर आधा इंडिया ऊपर है और आधा नीचे, तो इससे भी फर्क पड़ता है। हम जैसे जैसे ऊपर है तो ऊपर का सब ट्रॉपिकल रीजन है और बीच का कैसा है? ट्रॉपिक। समझ में आई बात कि नहीं? तो लेटीट्यूड का फर्क पड़ता है। क्या है सुहाना? लॉन्जिट्यूड का भी फर्क पड़ता होगा किसी के एनवायरनमेंट में कि नहीं? क्योंकि धरती तो घूम जाएगी 1-1 डिग्री, वो तो दिन भर में 24 घंटे, उससे क्या लेना देना? इससे कोई लेना देना नहीं ना। तो लॉन्जिट्यूड हैज नो इफेक्ट ऑन क्लाइमेट, हाउएवर लेटीट्यूड नहीं। 4 मिनट में एक लॉन्जिट्यूड घूम जाता है। और टोटल कितने लॉन्जिट्यूड है बोलो? जाना चाहिए। ये जैसे हमारी अर्थ है तो इंग्लैंड के ऊपर से ग्रीनविच मीन लाइन जा रही है, GMT, ठीक है? ग्रीनविच मीन टाइम लाइन जा रही है। तो वहां से ये इंग्लैंड में ग्रीनविच एक जगह है, इंग्लैंड में गए, वहां 2000 साइंटिस्ट बैठे थे पता लगाने के लिए कि धरती को कैसे बांटा जाए। तो वही इंग्लैंड के ऊपर से बोले यहाँ जो जा रही है यही बस 0 लॉन्जिट्यूड
सबने कहा मानते हो तो हम मान लेते हैं, मान लिए सबने। अच्छा उसके इधर कितने टुकड़े किए गए, फिर इसके खरबूजे के टुकड़े करो जरा, कितने करोगे 180 डिग्री। तो यहाँ से 0 से शुरू हुआ और यहाँ तक कितना जाएगा बोलो, ये क्या है वेस्ट, और इधर क्या हुआ तो 180 डिग्री ईस्ट हो गया। अच्छा धरती जब घूमती तो एक लॉन्जिट्यूड घूमने में कितना समय लेती है 4 मिनट, तो 360 लॉन्जिट्यूड घूमने में कितना समय लेगी 360 इंटू 4, ये तो इतने मिनट हो गए, कितने मिनट लगेगी कि नहीं। तो वन लॉन्जिट्यूड इन 4 मिनट्स। अच्छा इसे जरा आवर में बदलो, तो ये आवर हो गया, 60 से इसको कट करो तो 6 आया, 24 आवर्स। बोलो बात समझ में आ गई। तो हमने ये बात देख ली कि लैटिट्यूड का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इंडिया है। अब दूसरी चीज क्या, एल्टीट्यूड। एज वी गो हायर इन एल्टीट्यूड द टेम्परेचर डिक्रीजेस सिंपली। सो इफ वी गो हायर altitude, at higher altitude, temperature decreases। अब देखिए now next is distance from sea, pressure। so pressure से क्या फर्क पड़ेगा, देखो लो प्रेशर जोन जहाँ पे वहाँ पर क्या होगा, हेलो हाँ ठीक है। हेलो 1 किलो वाइट सीमेंट वहाँ रखी है शू रैक के पास, और बोरी में स्टोर में रखी है वाइट सीमेंट, उसको बता देना 20 किलो स्टोर में। शू रैक के पास पॉलीथीन में 1 किलो रखी। Okay. Now, where the low pressure brings rain, इतनी बात तो समझ में आ गई। एंड जहाँ भी साइक्लोन आएगा, ये सब लो प्रेशर जोन की वजह से, जैसे बहुत चक्रवात घूमती हुई हवा नहीं होती, यहाँ लो प्रेशर जोन है, तो यहाँ से भी हवा भरने के लिए आई, यहाँ से भी यही घूम गई। वही आंधी, जहाँ लो प्रेशर है वहीं आंधी आएगी। तो कई बार एक साथ आंधी आएगी, दैट इज स्टॉर्म। लेकिन स्टॉर्म अगर दो तरफ से आई, और जैसे इधर से आई और इधर से आई, तो क्या ये पेन घूम जाएगा, तो ये घूम गया। तो इस चीज को फिर बवंडर या टॉर्नेडो कह सकते हैं। अब देखो, सो लो प्रेशर रीजन ब्रिंग्स स्टॉर्म। ये स्टॉर्म ला सकते हैं, साइक्लोन ला सकते हैं। देखो ये जो भी चीजें हैं, आप ये देखो साइक्लोन, टॉर्नेडो, ये अलग अलग जगह बोले जाने वाले शब्द हैं, ये अलग अलग नहीं है। इसका जब तुम देखोगे तो कहीं पर साइक्लोन है, जैसे बताया गया कि वाशिंगटन और इस जगह आता है तो इसे साइक्लोन कहते हैं। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में आएगा तो इसका अलग नाम है। तो ये है एक ही चीज़, और वही अगर सी में है तो सी का पानी घुमा देगा, और यहाँ आए तो वो बवंडर हो जाएगा। लेकिन साइक्लोन, टॉर्नेडो और इसके और नाम है, तो मैं अभी नेट से बता देता हूँ। दीज आर द सेम थिंग, बट दीज आर अटर्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट। हाँ, हरिकेन भी इसी का नाम है। सो ऑल आर सेम। समझ में आई बात की नहीं? अब देखो, अभी मैं दिखा देता हूँ। What is cyclone called in Bangladesh? अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि उसका क्या नाम है, लेकिन ठीक है,
नेम ऑफ साइक्लोन इन डिफरेंट रीजन्स। देखो डिफरेंट नेम्स हैं, अभी आपको बता दें तो कहीं कहीं इन्होंने बोला अटलांटिक में, पैसिफिक रीजन में इसको हरिकेन कहते हैं, और टाइफून, कहीं कहीं तूफान भी कहते हैं, और टाइफून भी कहा जाता है। तो पैसिफिक में टाइफून, अटलांटिक में हरिकेन, और दूसरी जगहों पे बहुत सारे इसके नाम हैं। तो तुम देख लेना, इसके कई नाम दिए हैं, समझ में आया? सबके एक ही नाम है, बस घूमती हुई हवा है, पानी में चल जाए। तो आपने देखा कि लो प्रेशर जोन होगा, सो लो प्रेशर रीजन ब्रिंग्स स्टॉर्म, साइक्लोन, हरिकेन, कुछ भी बोल दो। स्टॉर्म और साइक्लोन तो अलग है, इनको हरिकेन भी कह सकते हो, टाइफून भी कह सकते हो। इसके अलावा ओशन करंट, किसी ओशन करंट का नाम तुमको पता है जो समुद्र के अंदर अंदर चलती है? बताओ, यूरोप की लाइफ लाइन किसे कहते हैं? बोलो। करेक्ट, पहले बताया था, आज याद रहा इनको। गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है, और इक्वाडोर कैसी है? ठंडी जल धारा। देखो गल्फ स्ट्रीम इतनी गर्म जल धारा जो यूरोप के पास से होकर बहती है कि तुम उसमें चावल पका सकते हो पटलोई में, इतनी हॉट है। तो कई बार हमने वीडियो भी दिखाया था कि इस तरीके से जो होती नहीं है वो, तो वहाँ पर वो जब वहाँ से बहती है तो ये जो कभी कहीं कहीं पर बहुत गर्म हो जाता है पानी, तो दीज आर द वाटर्स, क्योंकि अर्थ के अंदर ही, सीबेड के अंदर भी बहुत जगह वॉल्केनो है, तो वहाँ से संपर्क से जो पानी, नीचे तो बहुत पानी ही पानी है, वाटर का एक नेटवर्क है, ठीक है। तो उससे जब आता है पानी गर्म होके, तो ये कहाँ कहाँ जाएगा? सो इट मूव्स टुवर्ड द पोलर रीजन, तो पोलर रीजन की तरफ यूरोप पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ जाने पर ये एक ओशनिक करंट का पैटर्न है जो तुमको अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा कि ओशन में, जैसे अभी तुमको हवाओं का पैटर्न बताया जा रहा है, वैसे एयर का अलग अलग लेवल पर भी पैटर्न है, वो भी 10th में पढ़ाया जाएगा। लेकिन आप ये जानिए कि ये जो गर्म जल धारा है ये कहाँ पहुँचती है? यूरोप में। तो उसकी वजह से अगर वो ना पहुँचे तो वहाँ लोग ठंड से मर जाए। और इसी तरह से इक्वाडोर ठंडी जल धारा जो अफ्रीका में पहुँचती है, और वहाँ के लोगों को शांति प्रदान करती है। इंडिया में ऐसी कोई धारा नहीं आसपास पहुँचती, समझ में आ गई बात? तो दीज आर द ओशनिक करंट, वरना ये नाम क्यों दिया गया कि ओशनिक करंट का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ओशनिक करंट ऑल्सो अफेक्ट क्लाइमेट। फॉर एग्जाम्पल गल्फ, देखो नाम से है, आप और कहीं से ना सोचो, गल्फ देश का बहुत गर्म देश है, और गल्फ से निकले और यूरोप पहुंच जाए, तो बोलो गर्म धारा पहुंची कि नहीं? तभी तो यूरोप की ये जीवन दायिनी कही जाती है। सो गल्फ स्ट्रीम स्टार्ट्स फ्रॉम यूरोप। गल्फ स्टार्ट्स, तुमको मालूम है ना गल्फ कंट्रीज क्या है? जो यहाँ पे है गल्फ कंट्रीज, जो बीच बीच में समुद्र जिनके हैं, चारों तरफ धरती, बीच बीच में समुद्र आ गया, इट इज ए गल्फ, है ना। तो धरती के बीच बीच में है दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये सारे हैं। अबू धाबी, अबू धाबी में दुबई है, और यूनाइटेड अरब अमीरात में कौन है? हाँ यूएई, उसी में तो अभी ये राम मंदिर का कहाँ करने गए थे? अबू धाबी, और नहीं अबू धाबी देख लेना, वही सब कंट्रीज हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी, और दुबई भी किसी एक देश में, सऊदी अरब, सऊदी नहीं, ऐसा नहीं है। फिर देखते हैं, एक चीज देखते हैं, कोल्ड करंट भी तो होती है ना? हाँ कोल्ड करंट भी है एक, बोलो। सऊदी अरेबिया ना, एक मिनट में देख लेता हूँ। देखो मैप ऑफ गल्फ कंट्रीज, जो वो सब पूरा गल्फ कंट्री है, पूरा गल्फ रीजन है, बीच बीच में समुद्र है, चारों तरफ धरती, बीच में समुद्र है, उसको गल्फ कहते हैं। तो तुम्हें मालूम नहीं, पतला पतला ही है, चारों तरफ धरती, गल्फ ही तो हो गया। तो गल्फ कंट्रीज नहीं हुए इसके चारों तरफ? सीरिया, इराक, ईरान सब आ जाते हैं, दीज आर गल्फ कंट्रीज। तो अब जरा देखो, सऊदी अरेबिया की राजधानी इसमें इन्होंने बताया है
रियाद, और बहुत सारे हैं, यमन, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात अलग है, सऊदी अरब अलग है, ठीक है। तो इसको देखेंगे तो पता चल जाएगा, इराक, ईरान, ये सारे हैं, जॉर्डन, ये सारे। तो हमें ज़्यादा बस इतना समझना है कि यहाँ से गर्म जलधारा निकलती है और यूरोप में जाती है। अब इन्होंने बात कर दी कि ठंडी जलधारा की, तो वो भी होती है। स्ट्रीम्स स्टार्ट्स फ्रॉम गल्फ कंट्रीज, और कनिष्का कहाँ जाती है? एंड मूव्स टू यूरोप। अब ये देखो, इक्वाडोर का देख लेते हैं, इक्वाडोर कहाँ से कहाँ तक जाती है? इक्वाडोर क्या चीज है? नेम ऑफ कोल्ड स्ट्रीम, कोल्ड स्ट्रीम लेब्राडोर करंट है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन से निकलती है और कई देशों में कनाडा तक जाती है। यानी ये भी बताया है कि कनाडा के पास ठंडी जलधारा भी बहती है, लेब्राडोर उसको कहते हैं। ये कनाडा है ऊपर, ये यूएसए है, ये क्या है? कनाडा। तो यहाँ इसके आसपास जो जाती है उसको कहते हैं लेब्राडोर जलधारा। उसका क्या नाम है? लेब्राडोर। ये इतनी ठंडी जलधारा है कि पूरे कनाडा में, जिसका इतना बड़ा, ये आप समझिए 4th लार्जेस्ट जिसके पास जमीन है, और पूरे कनाडा में 1 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें से 60,000 सरदार हैं। 1 करोड़ लोग यहाँ की जनसंख्या है, और उसमें सरदार कितने हैं? 60। यहीं से जा के बस गए सब। तो ये बात हो गई क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड। इसके अलावा क्या हो गया? ओशन करंट हो गया। डिस्टेंस फ्रॉम सी का अरविंद क्या फर्क पड़ सकता है? द लैंड विच इज नियरर टू सी हैज विच क्लाइमेट? बोलो बोलो बोलो। मॉडरेट। उसका मध्यम है, एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं है। एक्सट्रीम तो वो होगा जो दूर होगा, और उसका जो सी का टेम्परेचर वही तो वहाँ की ज़मीन का होगा। तो बम्बई में कभी एक चादर से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे कुछ भी हो जाए। या मद्रास हो, चादर है तो काफ़ी है। गर्मी पड़ती है लेकिन ठंडक नहीं पड़ सकती है, क्यों? ऐसे रीजन्स में क्या है कि जो सी के पास हैं उससे अफेक्टेड हैं। पानी तो ठंडा नहीं हो सकता ना, और वहाँ से रात को तो आप जानते हो कि दिन हो या रात हो, वो तो अलग अलग लैंड ब्रिज और सी ब्रिज चलती रहती, लेकिन वही टेम्परेचर। तो द रीजन विच आर क्लोज टू ओशन are having moderate temperature climate. Region close to ocean have moderate climate. Climate है, climate है कि टेम्परेचर देखिए, मेनली ये टेम्परेचर पर करेगा। और क्या बात कही जा रही है? Now topography is also important. तो उस पर भी है। द रिलीफ पैटर्न इज ऑल्सो अ डिटरमाइनिंग फैक्टर। ये भी एक निर्धारक तत्व है। सो रिलीफ पैटर्न, कहाँ पहाड़ है, कहाँ कैसा है, कहाँ प्लेट्यू है, उसके ऊपर भी है। सो ऑल्सो प्ले की रोल in determining climate. ये तो अलग अलग इन सबका सर लीवर्ड साइड मतलब क्या? लीवर्ड साइड पूरा सेंटेंस बोलो। The leeward side of mountains remains relatively dry. लीवर्ड साइड का मतलब है रेन शेडो एरिया। रेन शेडो लीवर्ड साइड भी कहते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर तुमको बताएं कि इंडिया है, तो इंडिया में ये बात तुमको मालूम है कि यहाँ पर कहाँ से आता है जो मानसून है?
साउथ ईस्ट है कि साउथ वेस्ट है ये बताओ। मेडागास्कर से आया और यहाँ तो नहीं है। अगर मान लो ये यहाँ पर मालाबार हिल्स है तो मालाबार हिल्स का ये एरिया लीवर्ड साइड। लीवर्ड की स्पेलिंग बताओ, LEA। सर LEE। अच्छा, लीवर्ड साइड का मतलब है रेन शेडो एरिया, वृष्टि छाया क्षेत्र। लीवर्ड एरिया जहाँ बारिश की सिर्फ छाया ही पहुँचती हो। नाम भी कितना ठीक है, रेन शेडो एरिया या क्या है बोलो, वृष्टि छाया क्षेत्र। तो इसे लीवर्ड साइड कहते हैं। वहाँ के लोग, ये मालाबार कोस्ट है या मालाबार हिल, इसमें बहुत सारे हीरो हीरोइन के मकान हैं। 1 वर्ग फुट की ही कीमत 50 करोड़, इतना महंगा मालाबार हिल। समझ आई? तो इसको क्या कहते हैं बोलो, रेन शेडो एरिया। रेन शेडो एरिया। अब जरा देखो, ये है यहाँ से, अब आगे नहीं बढ़ पाया मानसून, तो बोलो क्या यहाँ से आएगा? अब ये क्या है बोलो, साउथ, और ये क्या है? तो साउथ ईस्ट मानसून है। हम लोग साउथ ईस्ट मानसून पाते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन सी हिल है बताओ जरा? अरावली। तो अरावली के इधर क्या और उधर क्या है? इधर पाली है और उधर जोधपुर। तो जोधपुर को भी कहा जाता है कि ये वृष्टि छाया क्षेत्र है, क्योंकि पाली से ही सब सब्जियां आती हैं। पाली में सारा बारिश हो जाता है। तुम पाली के उधर जाओगे तो बिल्कुल हरा ही हरा, ज़्यादा उधर नहीं, हाई कोर्ट के उधर चले जाओ, पानी शुरू हो जाता है, तुम्हें पता नहीं ये क्या हो गया। अरावली भी मिलेगा, ठीक है। तो झालामंड के साइड से आगे बढ़ोगे तो मिलने लगता है पानी, तो सब बदल जाता है। और फिर तुम्हें पता चल जाएगा यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ इतनी हरी भरी। तो यहाँ जितनी भी सब्जी की दुकान है, लिखा है पाली से आने वाली मीठे पानी की सब्जियाँ। जितनी भी सब्जी की दुकान, तुम पढ़ लेना एक बार, सब में लिखा है। तुमको पता चल गया ना लीवर्ड साइड क्या होता है। अब देखो ना, अब तुमको राजस्थानी खाना खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पाली में खूब बारिश हो रही है, तो वहीं का खाना खाएंगे। हरी सब्जियां खाते हैं राजस्थानी लोग। पहले केर सांगरी की सब्जी खाते थे, है ना? केर सांगरी जो कई महीनों तक कुछ। हाँ। अब देखिए, इंडिया का जो क्लाइमेट है बताओ, वो ट्रॉपिकल है कि सब ट्रॉपिकल? नहीं, बहुत है, अभी बताया, क्योंकि उसके ऊपर अभी दिखाया नहीं था तुमको। यहाँ इसके नीचे ट्रॉपिकल। सो इंडियाज क्लाइमेट इज ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल। ये लाइन लिखी है, देखो इस चीज को। अभी इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। इंडियाज क्लाइमेट इज ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल। उष्ण कटिबंधीय, ये उष्ण है, और दूसरा क्या है? शीतोष्ण। शीतोष्ण, दोनों में अंतर समझो। जो उष्ण कटिबंधीय है वहां पर 20 डिग्री से 50 डिग्री है, और यहाँ -20 से 20 डिग्री। बोलो बात समझ में आ गई, है ना? ये चीज। राजस्थान देखो अभी कहाँ से आधा तो सब ट्रॉपिकल ही है। राजस्थान के नीचे नीचे से लाइन जाती है, मुझे तो यही लगता है, देख लो, है ना? इस कहाँ से गुजरात वहीं से जाती है, तो ये राजस्थान तो ऊपर ही हो गया। लेकिन कोई असर नहीं है यहाँ पे उसका ना, क्योंकि यहाँ सैंड है। अगर बारिश हो रही होती तो होता, जब यहाँ बारिश नहीं पहुँच पाती है तो सैंड की क्या प्रॉपर्टी है? ये जल्दी गर्म हो जाती है, पानी को खींचने की अलग प्रॉपर्टी, लेकिन सैंड जल्दी गर्म हो जाती है। अब तुम कढ़ाई में डालो, बालू इतनी गर्म है कि उससे मक्का भून लो, पॉपकॉर्न इतनी जल्दी गर्म, तभी तो सैंड में भूना जाता है। तो सैंड में तुम ऐसे धूप में निकलो, चल नहीं सकते हो, पापड़ उससे भून लिए जाते हैं, मालूम है कि नहीं? टीवी में दिखाया जाता है न्यूज़। तो सैंड, और सैंड क्यों है? क्योंकि यहाँ बारिश नहीं है। ये सारी प्रॉपर्टी। अब देखिए, नाउ it is because of the presence of Himalaya that the subcontinent experience comparatively mild winters as compared to central Asia। बहुत बड़ी बात कह दी। बताओ, यहाँ है इंडिया, इसके ऊपर है -70 डिग्री साइबेरिया, और यहाँ पर चाइना में -30 डिग्री। तो इंडिया में क्यों ऐसा टेम्परेचर नहीं? बोलो। हिमालय गार्ड्स अस फ्रॉम कोल्ड विंड। बहुत बड़ी बात कह दी। ये हमको कोल्ड विंड, सिर्फ हमारी सुरक्षा ही नहीं करता,
और नहीं तो अगर वो यहाँ आ जाती तो सब फल सब्जी सब खराब ही हो जाती। सो हिमालय गार्ड्स अस फ्रॉम कोल्ड विंड ऑफ साइबेरियन रीजन, चाइनीज रीजन, वहाँ सबसे। और ये हमारे यहाँ झूम के बारिश करता है और लद्दाख में बारिश ही नहीं होती, सारी बारिश यही कर देती। यही तो हवा यहाँ आई और यहाँ तक गई। और लद्दाख इतना बड़ा रीजन है, लद्दाख छोड़ो, लद्दाख में तो नहीं, हमारे यहाँ भी 20 सेंटीमीटर पर एनम ही है, और जबकि 400 सेंटीमीटर मौसिनराम में है। लेकिन और तो कुछ नहीं है वहाँ लद्दाख में 20 सेंटीमीटर, और वहाँ तिब्बत में तो वो भी नहीं है, क्योंकि हिमालय के उस पार चले गए, तो फिर कुछ नहीं है। वहाँ 60,000 लोग हैं टोटल, इतने बड़े रीजन में, इतने बड़े तिब्बत में, तभी तो चाइना ने उसको कब्जा कर लिया। अब इन्होंने फिर बताया बाद में इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स, तो तिब्बतियन को यहाँ भर्ती करा कि ठीक है हम तुम्हारा तिब्बत छुड़ाएंगे। तिब्बत गए, भारत में रहते हैं, इसी आशा में कि हमारा तिब्बत छूट जाएगा। अब देखो तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ बताया गया है कि हिमालय, आज सेंटेंस पूरा करो, हिमालय प्रोटेक्ट्स अस, बोलिए जरा। फ्रॉम कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम, ठीक है, कमिंग फ्रॉम साइबेरिया। चाइना में ऐसा कोई मानसून क्लाइमेट नहीं है और बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं है, कुछ ज़्यादा है, गर्मी का भी ऐसे ही है, माइल्ड है, खूब जगह बर्फबारी होती है। चावल वो अपने लिए चावल नहीं उगा पाता है, भारत के ऊपर भी निर्भर रहता है, अपना खाद्यान्न की कमी वो पूरी नहीं कर पाता, तो दिक्कत है। लेकिन उसके यहाँ जो स्किल्ड लेबर, जो जितना काम तुम करोगे उसका 3 गुना वहाँ का हर व्यक्ति कर लेगा, इतने फास्ट वर्कर है। वो दिखाया जाता है कि कैसे फटाफट ट्रक में गए, दौड़ के खेतों में जाते हैं, दौड़ के कुदाल में जाते हैं, और ठक 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 जैसे मशीन नहीं काम करती, हमारी तरह वो नहीं काम करता, तो वहाँ सब काम मैकेनिकल है। अब देखिए, presence of Himalaya that Indian subcontinent experience comparatively mild winters। हम सेंट्रल एशिया, ये कौन सा एशिया बताओ, ये हम तो पूरा एशिया का हिस्सा है ना, तो ये अगर देखा जाए तो यहाँ से और आगे जाए तो ये इटली हुआ, इटली के आगे ये अफ्रीका हो गया, अफ्रीका के आगे क्या ये गल्फ कंट्री है, और फिर ये इंडिया है, तो इंडिया हो गया। अब इंडिया में यहाँ से जापान हो गया, और जापान के आगे यहाँ तक ये है इंडिया। अब जरा देखो, इंडिया तो मैंने देख लिया, क्या तुम ये बताओगे नमन कि सेंट्रल एशिया कहाँ और आर्यंस आए कहाँ से, ये बता दो। बहुत अच्छा, ये देखो हमने इसीलिए इन्हीं से पूछा कि ये मध्य एशिया से आए, सेंट्रल एशिया, जानते हैं कि आर्यंस कहाँ से आए, ये चाहे तो वो कई बार तो मंगोलिया बताते हैं, वही एक्चुअली सेंट्रल एशिया, वहीं के हूण थे, ये जो बहुत चेंगेज खान वहीं का था, तो हम लोग भी सेंट्रल एशिया के। ये एशिया का, ये देख लो, ये यूराल पर्वत है, मतलब इधर पर आ गए तो यहाँ पे होगा यूराल पर्वत, ठीक है, यूराल पर्वत, तो ये क्या बोलो, सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से आर्यंस कहाँ गए अमन? हाँ, बहुत अच्छा, ये कितनी बड़ी बात है बोली, बोला एक तो यहाँ है, एक यहाँ से पर्शिया में गए, कहाँ पे गए? पर्शिया का मतलब क्या होता है, आज का वो क्या है? जर्मनी। पर्शिया के राजा ने 39 कंट्रीज को मिला के जर्मनी बनाया था। तो अब वहां पे जब पहुंचे तो वहां पर मौसम के बदलने की वजह से ये नीली आंखों वाले हो गए, तो हिटलर ने कहा नीली आंखों वाले जर्मन बड़े श्रेष्ठ हैं, और उन्होंने भी अपना चिन्ह कैसा बनाया, ऐसा ही बनाया क्या? और यहाँ के लोग तपस्या करने लगे, उन्होंने वेद पुराण उपनिषद लिख दिए, वहाँ के लोग शराब पीने लग गए क्योंकि वहाँ सर्दी बड़ी ज़्यादा थी। तो खैर उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ के जो आर्यंस थे उन्होंने फिर वर्टिकल डिवीजन कर डाला, बोला आर्यंस पंडित होंगे, अच्छा कुछ आर्यंस लड़ाई करेंगे वो क्षत्रिय होंगे, और इसके अलावा जो वेद लिखेंगे वो पंडित होंगे, जो ट्रेडिंग करेंगे वो बनिया हो जाएंगे, और जो यहाँ के इंडियंस हैं इनको गुलाम बनाओ ये शूद्र होंगे। तो बात समझ आई कि नहीं?
इन्होंने डिवीजन किया और जो यहाँ के लोग थे उन्हीं को अनटचेबल माना, उनसे अपने सारे काम किए, उनको एक्सप्लॉइट किया। लेकिन यहाँ के लोगों की जनसंख्या ज़्यादा थी तो इनको भी उठना था, तो आज वो उठ गए। बात समझ आई? तो जो लोअर कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है वो इंडिजिनस है और आर्यंस बाहर के। ये है कि हम यहाँ पर 5000 साल पहले आए और जो मुगल हैं वो यहाँ पर समझो 700-800 साल पहले आए, बस इतना ही था। 1500 में बाबर आया था, अब 2000 चल रहा है, 500 साल पहले और 200 साल पहले अंग्रेज आए, इतना ही था। लेकिन हम भी बाहर के ही हैं। जो फर्स्ट 3 कास्ट हैं, फर्स्ट 3 कास्ट में भी पंडित अपर कास्ट है, बाकी सबऑर्डिनेट क्लास। न्यूजीलैंड मुझे तो लगता है इसे ऑस्ट्रेलिया में ही रखना चाहिए, अलग से तो इसका कोई कंट्री नहीं, उसी में शामिल है। इतनी बात हो गई। तो अब जरा देखो कि यहाँ बताया गया है कि सेंट्रल एशिया समझ में आ गया कि कहाँ पे हम लोग वहीं से आए हुए, ठीक है। तो सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाएं हमको क्यों तंग नहीं करती? वाई द सेंट्रल एशियन कोल्ड करंट डू नॉट बॉदर अस एज हिमालय, ग्रेटर हिमालय प्रोटेक्ट्स अस। इट हैज हाई एल्टीट्यूड ऑफ 8448 मीटर्स। इतना है कि नहीं? मैंने सुरक्षित कर देता है। अब आगे देखो कि the climate of India is strongly influenced by monsoon winds which are affected by different atmospheric conditions. तो on its way over the warm tropical seas, तो जब यहाँ से चलेगी मेडागास्कर, यहाँ है ना मेडागास्कर, तो ये जब आगे रास्ते से यहाँ चलेगी तो बहुत सारी इसको वार्म करंट होंगी, वो भी इफेक्ट करेंगी। और क्या वो उसको वाटर लेडन कर देंगी, पानी से लबालब भर देंगी। तो वार्म करंट भी इसको करती है, खूब पानी लेके आता है और हमारे यहाँ बारिश करता है। तो हमें मानसून की विंड इफेक्ट करती है। कि अब असली चीज आई, ये चैप्टर का असली हिस्सा आया कि मानसून कब आता है, कब जाता है, कब एडवांसिंग मानसून है, कब मैंगो शावर, सब सारी चीजें समझिए। तो अब देखिए द ड्यूरेशन ऑफ मानसून इज, मेनली ये चैप्टर मानसून पर है। Duration of monsoon is from 100 days to 120 days। कहीं तुम ऐसा तो नहीं समझ रहे हो कि भारत में 2 बार बारिश होती है, ऐसा ही समझ रहे हो क्या? एक जाते समय और एक कहाँ से टकरा के आते समय, हिंदूकुश से लौटेगा। यहाँ पर भी 2 बार बारिश होती है, 1 जुलाई में होगी और फिर 1-1.5 महीने बाद, क्योंकि हम पास हैं हिंदूकुश के, तो कहो हम जल्दी प्लान। वैसे बुक में लिखा है कि 15 जुलाई को होती है, फिर 15 सितंबर लिखा है। वापसी में तुम राजस्थानी देखो तो 15 सितंबर मिलेगा, देख लो। नहीं देखा? एडवांसिंग और रिट्रीटिंग बताया चाहता हुआ 1 जून से शुरू हुआ, 1 जून से चलता चलता वो यहाँ कितने पहुँचा? 1 जुलाई क्या? 1 जुलाई की बुक में 15 जून से है ना। अब ये तो गया, अभी इधर आगे जाएगा ना पाकिस्तान फिर अफगानिस्तान, और लौटता हुआ देखिए लौट रहा 1 सितंबर और 15 नहीं, 15 सितंबर है कि नहीं? तो 1 जुलाई से 15 सितंबर यानी 1.5 महीना हुआ, नहीं दिख रहा? ये लौटता हुआ है, वो जाता हुआ है। 1 जून से नहीं जा रहा है, 1 जून से जाता जाता यहाँ तक राजस्थान में कब पहुँचा? 1 जुलाई तक, 1 महीने पहुँच गया है। और फिर उसके आगे हिंदूकुश गया और लौटा तो 1.5 महीने लगे कि नहीं? तो इस तरीके से जो भी मानसून पूरे भारत में कितने दिन रहता है, ये लेना देना नहीं कि कहाँ 1.5 महीने, 4 महीने रहता है। कितने दिन भारत में है? तो 4 महीने। 20 किलोमीटर पर आवर से चलता है बादल, धीरे धीरे चलता है। मानसून अराइव्स एट द सदर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला जनरली। तो ये सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा बोलो? सदर्न टिप, यहाँ पहुंचेगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी किन 3 सागरों को देखता है एक साथ? जब तुम वहाँ रामेश्वरम में खड़े होगे, रामेश्वरम ऐसे बना है स्टील का, और वहाँ खड़े हो जाओ तो तुम किन 3 सागरों के एक साथ दर्शन करोगे? और सामने इंडियन ओशन, और यहाँ अरेबियन सी, और ये बे ऑफ बंगाल। नाउ
यहाँ पर मानसून अराइव्स एट सदर्न टिप, सो इट अराइव्स एट सदर्न टिप ऑन 1 जून, जैसा आपकी बुक में है 1 जून में है। फिर ये भारत को कब छोड़ देता है जरा देखो तो, ठीक है। फिर धीरे धीरे बाई द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई इट एंटर्स, बाई फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई इट एंटर्स। कहाँ एंटर करेगा? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी। ये तो 1 जुलाई लिखा ही है ना, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। यहाँ ये राजस्थान में भी इंटर कर जाएगा। सर ये जो है साउथ ईस्ट में भी यही बारिश कर रहा था, मडगास्कर। यही तो यही जाएगा, ये यहीं से जाकर सब जगह फैल जाएगा। लेकिन देखो वहाँ जाने में इसका डिले हो जाएगा थोड़ा। जाते जाते देखो 1 जून से ऐसे क्या हुआ था, यहाँ गया, इस यही तो करंट है, ये यहाँ से यहाँ गया, यानी ये इस रीजन में अब आगे से फैल गया ना यहाँ तक। तो ये अब यहाँ कब पहुँचा बोलो? 1 जून में। तो मतलब 1 जून में और राजस्थान में आया 1 जुलाई, 1 जून ही में पहुँच गई। ये कैसे? इसका मतलब यहाँ से जो गया ये बहुत अच्छा बता दिया। 1 जून में बम्बई में वहीं वहाँ कहीं से होता हुआ नहीं गया, समुद्र के ही रास्ते सीधा पहुँच गया। भारत से क्या जाना, वो तो समुद्र में है, समुद्र से सीधा ही चला जाएगा। नहीं, 1 जून में बम्बई में भी गया और 1 जून में कहाँ गया देखा ना आपने, नॉर्थ ईस्ट में भी पहुँच गया ना। तो वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सभी जगह चला जाता है। अब ये देखिए बाई मिड जुलाई इट रीचेज हिमाचल प्रदेश। 15 जुलाई तक तो जो बच गया है वहां भी पहुंच जाए, वो हिमाचल प्रदेश और थोड़ा सा ऊंचा बचा है। बाई पंजाब में बारिश नहीं होती है, जम्मू में भी नहीं होती। कहाँ पे? जम्मू में होती है बारिश। जम्मू कश्मीर में रेनफॉल है तो प्रेसिपिटेशन, बारिश तो ऐसा कुछ नहीं है, होती होगी थोड़ी बहुत तो होती होगी, गर्मियों में हो गई तो बारिश हो जाएगी। और बाकी जो उसका हिमांचल का क्या मतलब है, जो वैली होती है ना पहाड़ की, वहाँ खूब बारिश होती है, जैसे बादल टकराए वैली पे बरसते हैं ज़्यादा। तो बाय 15 जुलाई इट रीचेस ठीक है रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ कंट्री। तो कितना हुआ नमन टेन्योर, मतलब एडवांसिंग मानसून कितने दिन भारत में रहा बोलो? 1.5 महीने। 1 जून से 15 जुलाई नहीं पहुंच गया, सो फॉर 45 डेज। फिर ये भारत को छोड़ के कितने महीने निकल गया? 2 मंथ्स या 1.5, क्योंकि जब राजस्थान को छोड़ा तो 45 दिन में लौट आए भारत को छोड़कर। तो 45 डेज यहाँ रहा, 45 डेज ये कहाँ कहाँ रहा होगा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। जाने और आने दोनों काउंट करो, मतलब उसी में 45 डेज में 22 दिन जाना 22 दिन आना। उतना बड़ा तो नहीं है कि 45 डेज तक जाता ही रहे, छोटे छोटे तो हैं दोनों। तो 22 डेज तक जाएगा, 22 डेज तक आएगा तो आ जाएगा, लौट आएगा कि नहीं? तो उसके बाद फिर कितने दिन रहेगा देखो, जब 1 सितंबर तक आ गया, फिर बोलो कब तक रहेगा? बोला दिसंबर के फर्स्ट वीक है, कब? चेन्नई में जब खूब बारिश होती है 1 दिसंबर। तो समझ लीजिए सितंबर 1 सितंबर को आया, 2 महीने हो गए ना। तो ये इट इज इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ कंट्री लाइक HP, हिमाचल प्रदेश। अब ये देखो सर ये जो स्नोफॉल है वो एक पर्टिकुलर जगह पे ही है। स्नोफॉल को मेजर नहीं कर सकते ना कि कितना सेंटीमीटर है। तो प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस वही है कि वो ग्रो करके गिरेंगे, हाउएवर इट फ्रीजेस डाउन, और कुछ नहीं। अच्छा, एडवांसिंग मानसून रिमेन्स फॉर 45 डेज इन कंट्री। रिट्रीटिंग मानसून फिर 2 महीने क्यों रहता है? क्योंकि उसकी स्पीड स्लो है। स्पीड स्लो क्यों है? बारिश सब जगह होती है। हो चुकी होती है तो यहाँ प्रेशर बढ़ चुका होता है। एक होता है गर्मी में चले, लो प्रेशर की तरफ दौड़े, अब एक बार बारिश कर दो तो कहाँ प्रेशर रहा? पहले से ही प्रेशर है,
तो फिर वो क्या है कि वापस जाने में वो अपने मोमेंटम की वजह से वापस जा रहा है। आना, टकराना और जाना तो है ही है, तो उसमें देर लगती है। समझ में आ गई बात? इस तरीके से इट इज कॉल्ड एडवांसिंग मॉनसून। ठीक है, उत्कर्ष, व्हाट डू यू मीन बाय मैंगो शावर? जब बहुत ज़्यादा बारिश हो, ऐसा नहीं है, प्री मॉनसून रेन इज कॉल्ड मैंगो शावर। प्री मॉनसून रेन, इससे क्या होता है बोलो, तुम ही बता सकते हो उत्कर्ष, इसे मैंगो शावर क्यों कहते हैं? कर्नाटक में मैंगो हाँ, मैंगोज गिर जाते हैं, इसीलिए मैंगो शावर कहते हैं। इज कॉल्ड मैंगो शावर। सबसे ज्यादा मीठे आम कहाँ के होते हैं? करेक्ट, ये बता दे, मलिहाबाद यूपी, लखनऊ, दशहरी आम मलिहाबाद। लंगड़ा नहीं, दशहरी आम ही एक्सपोर्ट होता है, सबसे मीठे वही माने मलिहाबाद। तो इट इज कॉल्ड मैंगो शावर। सो इसमें क्या होता होगा? दैट इज जो कर्नाटक, ये लिखा है कहीं पे कर्नाटका में? कहाँ लिखा था? दिखा दो कहीं। Kerala and Karnataka. So showers occur in early ripening of mangoes. So it causes early ripening of mangoes in Kerala and Karnataka. Kerala and Karnataka. अब देखिए, नाउ अब इसके बाद क्या होगा? इट फर्दर एडवांसेस एंड हिट द हिंदू कुश माउंटेन्स। पहाड़ियां हैं, दैट इज आप कह सकते हो हिल्स हैं, वो पहाड़ नहीं है, हिल्स कह सकते। इट फर्दर रीचेस टू अफगानिस्तान। प्री मानसून शावर 1 जून से पहले, भाई उससे पहले जो बरस जाए, ऐसा नहीं कि बादल एक साथ आएगा, उसके पहले भी तो संकेत दे देगा। तो जो संकेत है आप समझिए, मई के 20 मई कोई बारिश कहीं हो जाए, तो अब जो मैंगो है वो पक जाएंगे, जल्दी पक जाएंगे। छोटे छोटे मैंगो पक जाते हैं, पीली अमियाँ, समझाई? छोटी छोटी अमियाँ देखिए नहीं, तो वही अगर पक जाए तो फिर वो फिर बेकार हो गई, फिर तो उसका उनको पैसा नहीं मिल पाएगा ना। बड़े हो गए पके तो बात है। तो प्री मैंगो, इट फर्दर रीचेस अफगानिस्तान एंड हिट हिंदू कुश हिल्स एंड हिट हिंदू कुश हिल्स। हिंदू कुश हिल का क्या मतलब है बोलो? क्यों उसका नाम हिंदू कुश है? सारे हिंदू थे, उनको मैसेकर किया गया बहुत बड़ी मात्रा में। शिव जी के सबसे ज्यादा भक्त वहीं थे, और अब कोई भी नहीं। वहाँ जो भगवान बुद्ध की भी प्रतिमा थी, उसको भी तालिबानियों ने तोप से उड़ा दिया है, तो वहाँ कोई संस्कृति के नाम की चीज नहीं बची। तो हिंदू कुश एंड देन रिवर्ट्स बैक टू इंडिया। इट कम्स अगेन टू इंडिया। कब आ जाता है? इंडिया ऑन 1 सितंबर कितना देखो, मैप देख के बोलो वाला, कब भारत में है? पहली लाइन कितनी बता रहा है? 1 सितंबर। ऑन 1 सितंबर, 1 सितंबर में लौट आया, ठीक है। एंड इट लीव्स इंडिया ऑन, लास्ट लाइन देखो जरा, इट लीव्स इंडिया 15 दिसंबर। on 15th December, ठीक है। एट दैट टाइम चेन्नई वो क्या करेगा? रिसीव्स हाई रेन।
तो ऐसा होता है. इट इज कॉल्ड रिट्रीटिंग मानसून. इट इज कॉल्ड बीटिंग रिट्रीट. हमने बताया था कि नहीं आपको? रिट्रीटिंग मानसून. नाउ लिखा है withdrawal from southern half of peninsula is rapid. So ऐसा इतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है. अब हम देखेंगे कि हमारे यहाँ 4 मौसम है. वी आर, ठीक है, विटनेसिंग 4 डिफरेंट सीजन. वैसे तो जो गाना बना है वो अलग है कि पतझड़, सावन, बसंत, बहार, 1 बरस के मौसम 4. लेकिन हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो अलग से. So now 4 seasons can be identified in India. 4 season लिखना in India. पहला है the cold weather season. cold weather ये कब से कब तक होगा? मिड नवंबर and till February. Mid November to till February. December and January are the coldest months and days are warm and nights are cold. December ऐसा सब जगह नहीं है. In northern part of India, December and January are coldest month in North India, क्योंकि वो सी से दूर है. अब सेकंड देखें, हॉट वेदर. दैट इज फ्रॉम मार्च टिल मे. फ्रॉम मार्च और टिल में. ये मुझे बताइए कि संतरे के लिए कैसा सीजन अच्छा रहता है? ऑरेंजेस के लिए खूब गर्म. इसीलिए नागपुर के संतरे फेमस है पूरे भारत में, क्योंकि नागपुर में 55 और 60 डिग्री भी पहुंच जाता है. और फिर वो संतरे शीतल पेय जो गर्मी में उगते हैं वो चीज़ सब बहुत शीतल होती हैं. जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा, ये गर्मी में होते हैं कि नहीं? तो वो सारी चीज़ें. तो ये दिस इज. और इस समय क्या होता है? लू चलती है. दैट इज इन मे द टेम्परेचर गोज अप टू 45 डिग्री सेल्सियस इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट. बोलो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कहाँ हुआ? ये नॉर्थ है और ये वेस्टर्न यहाँ पर. सो इन इट गोज अप टू 45 डिग्री सेल्सियस इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट. और जब ड्राई होगा तो ड्राई समर. ये कैसी समर है? और ड्राई समर को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड लू. इट इज ड्राई समर. और हर साल लू में 200 लोगों की तक जान जाती है. समर कॉल्ड लू. एडवांसिंग मानसून. इसमें क्या है? इट हैज. लू में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग गस्टी वाइंड. अच्छा बोलो, स्ट्रॉन्ग गस्टी वाइंड से क्या होगा? एक है गर्मी और हवा ना चले, और एक है हवा भी चल जाए, तब क्या होगा? बोलो, हवा चल जाए, स्ट्रॉन्ग ले जाएगी, क्योंकि इवेपोरेशन बिकम्स फास्टर व्हेन विंड इज स्ट्रॉन्गर. तो हवा भी चलेगी, तो हवा चल रही है तो क्या सारी गर्मी उड़ा भी जाएगी? तुमको पता ही नहीं चलेगा तुम्हारा स्वेट कब चला गया, तुम्हारे शरीर का पानी कम खत्म हो गया. तो लू में यही कहा जाता है कि लू में गरम गरम हवा चलती रहती है. लोग चेहरे पे सब स्कार्फ बांधते हैं कि नहीं बांधते हैं? क्यों बांधते हैं? कि हमारे बॉडी का स्वेटिंग कम हो, पर वो चीज़ ना हो. ठीक है कि नहीं? वाटर लॉस कम. सो इट इज स्ट्रॉन्ग गस्टी. धूल भरी आंधी है, गस्टी भी है.
गस्टी का मतलब हम देखते हैं, भूल तो नहीं होता होगा, गस्टी मालूम नहीं है। कोई नया सा क्वेश्चन ओके ठीक है, अभी बता देते हैं। गस्टी विंड मीनिंग, हवा का झोंका 20 सेकंड तक रहे, बस उससे ज़्यादा नहीं, आंधी नहीं होगी, बीच बीच में हवा तेज चल जाए लेकिन 20 सेकंड तक चले, थोड़ी देर हवा तेज आ जाए फिर रुक जाए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तो गस्ट कहते हैं ना, गस्ट ऑफ वाइंड आया, एक हवा का झोंका आया। अब देखिए एडवांसिंग मानसून, एडवांसिंग मानसून के बारे में उधर बता दिया गया है। तो 1 जून टू 15 सितंबर, 15 जुलाई, 1 जून टू 15 जुलाई, बाकी सब वही वाली चीज लिख देना, कुछ एक्स्ट्रा होगा तो दिखा देंगे। तो इसमें क्या होगा, मौसम राम रिसीव्स हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड, मैक्सिमम रेनफॉल इसी सीजन में होती है, मैक्सिमम रेनफॉल, क्योंकि अभी वाटर लेडन है तो अभी ज़्यादा बरसा देंगे, बाद में लौटते समय कितना बरसता है तुमको मालूम ही है। तो यही जुलाई में खूब अच्छी बारिश होती है, कहाँ सितंबर में ज़्यादा होती है, 1-2 बरस गया तो बरस गया, उससे ज़्यादा होती है कुछ। तो इस तरीके से मैक्सिमम रेनफॉल अकर्स इन दिस सीजन, और इसीलिए भी कहा गया कि जब लौटता है तो नवंबर के समय में एक बारिश, तो हमारे जो गेहूं के खेत है सिर्फ एक बारिश ही झेल सकते हैं, 1 जून to 15 जुलाई, 15 जुलाई हो गया। अब मौसम राम, ये मतलब मैक्सिमम रेनफॉल अकर्स इन दिस सीजन एंड मौसम राम receives highest rainfall in world, क्योंकि वहां तो 1 जून को ही चला जाएगा, पूरा पानी से भरा हुआ, कहीं भारत से गया ही नहीं, उसका पानी खर्च ही नहीं हुआ। हाँ, और जो मौसम नाम है, एक ज़्यादा बड़ा स्टेशन नहीं, 80 एयरमैन रहते हैं बस वहाँ, जो तुम वहाँ की फैमिली से सुनोगे कि किचन में बना रहे थे, आप अचानक बारिश हो गई, किचन में सारा आटा गीला हो गया सब, उनके घर घर में घुस घुस के बारिश होती है, कह रहे खिड़की बंद करना भूल गए थे और सो गए थे कमरे में, बरसा के चला गया, पूरा यही है, सब गीला, बेड गीला हो जाता, जरा सही हो। तो 400 से ऊपर राजस्थान एंड पार्ट ऑफ वी आर हैविंग स्कैंटी रेनफॉल, बहुत कम, राजस्थान एंड गुजरात, राजस्थान एंड गुजरात एज हैव स्कैंटी रेनफॉल, तेलंगाना हैदराबाद में अच्छी रेनफॉल होती है। एक टाइप की होती है, वो तो मैप देखो रेनफॉल का तो पता चल जाएगा, वो शेड से, एक पिछला वाला मैप है, इससे पीछे वाला है ना, रेन का मैप देखो, 1-2 और पेज पर दो, आगे ये रेन का क्या, तो रेनफॉल में देख लो, यहाँ पर ये रीजन है, कितना दिखा रहा है, 60 to 100 के करीब हो गया, ये तो छत्तीसगढ़ है, ये वाला एरिया, ये एरिया है, ये रीजन, ये तो बहुत ज़्यादा है, ये वाला, ये तो शेर होगा। अब देखो एडवांसिंग मानसून के बाद क्या है, रिट्रीटिंग मानसून, रिट्रीटिंग मानसून इसको कहते हैं ट्रांजिशन सीजन, ये अक्टूबर टू नवंबर होता है रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एडवांसिंग मानसून का क्या नाम है, रेनी सीजन, और इसका नाम है ट्रांजिशन सीजन, जब मौसम का बदलाव होता है उसको ट्रांजिशन सीजन कहते हैं, दैट इज ट्रांजिशन सीजन।
इसमें क्या है, तो इट अकर्स इन अक्टूबर एंड नवंबर। इसमें इस क्लियर स्काई होगी, राइज इन टेम्परेचर होगा। इट क्या इसे अक्टूबर हीट के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाएगा। सो इट अकर्स इन अक्टूबर एंड नवंबर। अभी अक्टूबर हीट की डेफिनेशन लिखाएंगे। स्काई इसमें क्लियर होगा एंड टेम्परेचर इज हाई, टेम्परेचर इज हाई, ठीक है। रेन इज इंटरमिटेंट एंड एट लेस स्केल, बहुत ज्यादा नहीं होगी। और दिस हीट इज कॉल्ड अक्टूबर हीट। Rain is intermittent and rain intermittent है। Sky rain is intermittent and this season is called October heat। ये टर्म है। सर्दी शुरू होने से पहले हीट है, इसीलिए से अक्टूबर हीट था, ठीक है। सो आफ्टर अक्टूबर हीट मतलब ये कब से कब तक होगा, 1 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर। आफ्टर दैट मर्करी फॉल्स इन नॉर्थ इंडिया, 15 अक्टूबर के बाद तब तक बहुत हीट है, उसके बाद टेम्परेचर। नाउ अब देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज नॉट इक्वल। कहीं कहीं आप देखेंगे कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादा बारिश है, नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा बारिश और नॉर्थ वेस्ट में लेस है। तो इधर देखो, ये नॉर्थ ईस्ट है, तो इसका मतलब है हर जगह एक जैसी तो नहीं है ना। ले इन जम्मू एंड कश्मीर हैज लो प्रेसिपिटेशन। राजस्थान में 60 सेंटीमीटर से लेस है। राजस्थान कहाँ कहाँ कम है, राजस्थान हैज लेस देन 60 सेंटीमीटर पर एनम रेनफॉल। और लेह में देखो जरा सबसे ऊपर, अरविंद क्या है मैप में, क्या वहाँ 20 से भी कम दिखा रहा है? 20 का भी चार्ट है क्या तुम्हारे में? तो लेह जो सबसे ऊपर है, लद्दाख का रीजन यही है। ये देखो, ये हिमालय ही है, हिमालय के उधर है लेह लद्दाख, देख रहे हो? ये यही वो रीजन है, ये लद्दाख प्लेनर एरिया। और यहाँ हिमालय ऐसे जाएंगे तो थोड़ा सा जो उधर का एरिया है ना, तो वहाँ पर 20 से कम है, तो 0 to 20 है। और इसका मतलब है कि that is Leh has low precipitation, Leh has least precipitation, जो कि 0 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर ही। मैं उधर ट्वाइस में रहा हूँ, तो मैंने देखा वहाँ बारिश के नाम पे कुछ नहीं। तो हाँ, नुब्रा नदी है वहाँ पे, नुब्रा नदी जम जाती, फिर उसी पे बैट बॉल खेलो, विकेट गार्ड, ठीक है। मानसून एक्ट एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड इन इंडिया, इंडियन लैंडस्केप, एनिमल्स, प्लांट लाइफ, एग्रीकल्चर कैलेंडर। जो इंडियन कैलेंडर है वो एग्रीकल्चर कैलेंडर है, सब एग्रीकल्चर के बेस पर है। और ऑल फेस्टिवल्स आर ओरिएंटेड टू मानसून ओनली, जितने भी हैं सब वो इसी समय में होते हैं। कोई क्रिसमस का तो मनाते नहीं त्यौहार, हमारे मानसून आता है तभी रक्षाबंधन है, तभी सारे त्यौहार हैं। यहाँ तक कि फसल पकती है तो रबी की फसल, वो भी सारा उसी पे ही बेस्ड है। तो मोस्टली आप देखो, सबसे अगर ज़्यादा महीना फेस्टिवल का तो अगस्त का ही महीना है। तो मानसून विंड binds the whole country by providing water to set the agricultural activity. Hence people eagerly wait for the arrival of monsoon. अब कुछ चीजें समझते हैं कि जेट स्ट्रीम से तुम क्या समझते हो अमन?
फिर मैं थोड़ा सा बता दूं, जेट स्ट्रीम होती क्या है, इतना बताएं, बोलो सिलेबस में नहीं है। यस, जो हमारे यहाँ राजस्थान और यहाँ बहुत तेज हवाएं चलती हैं, और वे हवाएं जो है मैंने बताया था कि उनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो यहाँ जो मेडिटेरियन सी, हमने कहा नहीं, गल्फ कंट्रीज के पास, वहाँ पर भी क्लाउड्स हैं, वो यहाँ राजस्थान गुजरात में घुस आते हैं। जरा सोचो, अभी हमने वर्ल्ड मैप बनाया था, वो तो हट गया है, लेकिन अगर गल्फ कंट्री से यहाँ से इंडिया में प्रवेश कर जाए तो बोलो क्या होगा। तो इस चीज़ को क्या कहेंगे, ये जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम देखो, a narrow belt of high altitude westerly winds in troposphere. So narrow belt high altitude पे ऐसा होता है। These are narrow belt। इसका मतलब समझिए, at 12,000 मीटर हाइट, उतनी हाइट पर एक बहुत छोटी सी बेल्ट है जहां पर बड़ी तेज स्पीड में हवाएं चलती हैं, ठीक है। एट विच, क्योंकि इतनी हाइट तो इतने पर तो कोई माउंटेन भी नहीं है। माउंटेन की अधिकतम कितनी है, इतनी है, और ये तो बहुत ऊपर है। बताओ, इस हाइट के ऊपर क्या सारा प्रेशर घट जाता है? तो जो नीचे की हवाएं जरूरी नहीं कि नीचे ही जाए, अगर ऊपर प्रेशर कमे तो क्या वहां जा सकती हैं? तो समटाइम्स ऐसे भी चलती हैं। और ये वेस्टर्ली विंड्स है, वेस्ट से यहाँ की ओर आती है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज का कोल्ड कंट्रीज है और वहाँ की हवाएं भारी होती हैं, और ईस्टर्न कंट्री गर्म है, तो वहाँ से जो इधर आ गई हैं तो वेस्टर्न विंड मानी जाएंगे कि नहीं। तो इस तरीके से ये पश्चिम से आएंगी तो इनको पछुआ पाऊंगी, लेकिन पवन टाइप नहीं, तो स्ट्रीम ही है। तो एट विच, ठीक है, एट विच विंड स्पीड इज वेरी हाई। विंड स्पीड, हम उतनी ऊंचाई पे जाते ही नहीं हैं, लेकिन ये जेट स्ट्रीम है, जिन्हें हम समझे, इज वेरी हाई। अच्छा, ये बहुत हाई है, और क्या होगा, ठीक है। सो दीज ओरिजिनेट्स, दीज आर वेस्टर्ली विंड्स, इतना लिख लो, वेस्ट से आते हैं, इतना ही लिख देना। दीज आर वेस्टर्ली विंड्स एंड कॉज रेन इन राजस्थान एंड यूपी इन अक्टूबर में। वेस्टर्ली विंड, अभी एक क्वेश्चन आएगा उसमें ही लिखेंगे, विच कॉजेज रेन इन, भाई जो यहाँ से हवा आए तब तो अरावली पर्वत के लिए पाली रेन शेडो एरिया हो जाएगा, उधर से आए तो जोधपुर रेन शेडो एरिया, और इधर से आए तो क्या पाली लीवर्ड साइड नहीं हो गया। So causes rain in Gujarat and Rajasthan in October month। जब पूरा देश अक्टूबर हीट देख रहा होता है, हम बारिश का मजा ले रहे होते हैं। नाउ अल नीनो से तुम क्या समझते हो, कट चुका है। एल नीनो क्या है? That is the periodic development of a warm ocean current coast of Peru as a temporary replacement of cold Peruvian current। तो पेरू कंट्री देख लो कहाँ पर है, उससे देख लो, पेरू इन वर्ल्ड मैप, ये अफ्रीका में होगा क्या? पेरू इधर पर पड़ रहा है, ये साउथ अमेरिका में। तो ये अल नीनो क्या है, और अल नीनो दो करंट, वार्म ओशनिक करंट है अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू। ये देखो, ये चीज है। तो दिस इज, अगर हम देखेंगे तो ऐसे साउथ अमेरिका का मैप कैसा है, यही है, और यहाँ पे पेरू है। तो इट इज, ये कैसी करंट है, दैट इज ओशनिक करंट एट द पेरू विच
as a temporary replacement of cold Peruvian current. So this is warm oceanic current. Current, ठीक है, at Peru, which keeps it cold. Keeps it cold. One is El Nino current and other is. दो तरीके की करंट होती हैं, दूसरी भी मैं बता दूं तो अल नीना, अब अल नीना देखो, एक अल नीनो है और अल डिफाइन अल नीना करंट. अल नीनो का ये अल नीना हाइटेंड रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्गर मानसून सीजन इन इंडिया. स्ट्रॉन्गर मानसून, अगर अल नीना का इफेक्ट होगा तो ये कैलिफोर्निया की तरफ से आएंगी, मतलब ये ऊपर का जो रीजन है ना अमेरिका का, तो उसका इफेक्ट कुछ ऐसा होगा. यहाँ कुछ कैलिफोर्निया है, तो अगर अल नीना का इफेक्ट होगा तो भारत में बहुत मूसलाधार बारिश होगी. कैट्स एंड डॉग्स, इतनी तेज बारिश, लाइक कैट्स एंड डॉग्स. तो आप समझ गए ना कि अगर कोई कई बार न्यूज़पेपर में आता है व्हाई दिस रेन हैज अकर्ड ड्यू टू अल नीना, दैट मीन्स कुछ ना कुछ यहाँ का इफेक्ट हुआ है या मानसून कहीं से आए होंगे या कुछ इफेक्ट रहा होगा, वो हम आगे देखेंगे. बट अल नीना का मतलब है इट कॉजेज स्ट्रॉन्ग रेन, हैवी रेनफॉल इन इंडिया. इतना ही लिख लो. अल नीना बाद में अगली क्लास में पढ़ेंगे. इट कॉजेज strong rain in India and originates from California, जो कि यूएसए में है. कैलिफोर्निया इन यूएसए. काल बैसाखी से आप क्या समझते हैं? वो वेस्ट बंगाल में तूफान आता है. काल बैसाखी. काल बैसाखी थंडर स्टॉर्म जिसमें वायलेंट विंड होंगी, ऑफन अकम्पनीड बाई हेल. तूफान आएगा, बारिश आएगी. थंडर स्टॉर्म होगा, टॉरेंशियल डाउनफॉल, बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा जैसे बादल फट गया हो. तो क्या क्या चीज़ें होंगी ये लिखो काल बैसाखी में. दैट इज थंडर स्टॉर्म. थंडर ये काल बन के आएगी विथ हैवी टॉरेंशियल डाउनपोर. का क्या मतलब है? भयानक डाउनपोर. बादल फटना ही है डाउनपोर का मतलब, ठीक है. और हेल, आंधी. हेल का मतलब आंधी है. ये सब चीज आ जाए तो उसको काल बैसाखी कहेंगे. एक और चीज देख लें, कोरियोलिस फोर्स क्या है, फिर इनके सवाल का जवाब दें. कोरियोलिस फोर्स, बस हम कट गया तो एक दो लाइन में पढ़ने की आगे. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आईएएस में पूछा जाता है. आईएएस, पीसीएस, आरएस सब जगह हमारे पूछा, स्कूल के पेपर में क्या है? हर जगह आता है. इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा बता दिया कि कम से कम हमें जानना चाहिए. 9th में तो ये चीज जान है. कोरियोलिस फोर्स क्या है? अपरेंट फोर्स कॉज्ड बाय अर्थ रोटेशन. ये बता रहे हैं कैसे. तो दैट इज अपरेंट फोर्स caused by earth rotation. And
it is responsible for deflecting winds towards right in northern hemisphere. ये राइट की ओर जब अर्थ रोटेट करेगी तो कहा गया है डिफ्लेक्टिंग विंड, ए बी से बनाओ, टुवर्ड्स राइट, तो अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, नदर्न हेमिस्फीयर में ये राइट की ओर विंड को डिफ्लेक्ट कर रही है, और सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। इसको एक बार देख भी लें, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में, इसका मीनिंग समझना पड़ेगा। कोरियोलिस फोर्स अर्थ के रोटेशन की वजह से है, और टुवर्ड्स राइट ऐसा समझो, अभी बताऊंगा। देखो ये ज़्यादा ठीक है, यहाँ से राइट है, बोलो क्या यहाँ पर डेंसर क्लाउड है, डेंसर विंड है, और यहाँ पर रेयर है क्योंकि यहाँ गर्मी ज़्यादा है ना, तो ये, और ये बिल्कुल सही है, इसमें कुछ बताने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि जैसे है तो इसके घूमने की वजह से जो दैट इज एयर बेल्ट भी मूव करेगी, लेकिन सारी हवाएं कहाँ आना चाहेंगी, इक्वेटर की ओर, क्योंकि दूर से पोल्स की तरफ से आ रही हैं, तो इसका इस प्रकार से आना, तो इसके घूमने की वजह से एक तरीके से वहाँ की हवा को सीधे आना चाहिए। देखो अर्थ है, अर्थ रोटेट कर गई तो सीधे ना करके ये यहाँ नहीं पहुँचेगी, इसको यहाँ आना चाहिए, लेकिन अर्थ तो घूम गई, तो दिखने में लगेगा ये ऐसे आई वो सीधे ही थी, लेकिन अर्थ रोटेट करेगी तो जो ऊपर की बेल्ट है वो तो उस हिसाब से नहीं रोटेट करेगी, तुम हवा को थोड़ी ना रोटेट करा दोगे, अर्थ का रोटेशन है, उसके ऊपर की हवा तो अपने हिसाब से चलेगी, तो उसके रोटेशन और इसमें जो डिफरेंस है उसी से तो विंड बहती है, और प्रेशर डिफरेंस भी है रोटेशन का, तो ये ऐसे ना करके ऐसे हो गई, वो भी ऐसे ना हो गए ऐसे हो गई, यही है पूरी, ठीक है ना। सो इसमें ड्यू टू कॉज्ड बाय अर्थ रोटेशन, इन दिस सेंटेंस पूरा करो सुहाना। इन दिस विंड मूव्स टुवर्ड्स राइट, आगे बोलिए, टुवर्ड्स राइट, आगे तो बोलिए, इन, आप देख के बोले, राइट कहाँ जा रही है, इन नदर्न हेमिस्फीयर and towards left in southern hemisphere, ऐसा है। What does it mean by burst of monsoon? एक और definition थी, burst of monsoon due to El Niño effect. If monsoon remains for several days, then it is called burst of monsoon. वो तो नहीं है, burst of the वहाँ नहीं है, इफेक्ट एल नीना का नहीं है। मान लीजिए जैसे इधर से भी हवा आई और कैलिफोर्निया से भी आई, और एक इधर से आने वाले बादल निगेटिव थे, उधर पॉजिटिव थे, वो टकरा गए। मेडागास्कर से आने वाली और कैलिफोर्निया से आने वाली, ये दोनों अगर यहाँ टकरा गई तो क्या बस्ट ऑफ मानसून नहीं हो जाएगा? दो अलग अलग दिशाओं से वाटर लेडन क्लाउड आ जाए और दोनों डिफरेंट चार्ज के हों तो अचानक बादल नहीं पड़ जाएगा, सेवरल डेज। सो इफ मानसून, इफ रेन अकर्स फॉर सेवरल डेज, if rain occurs for several days, it is due to rain laden, water laden clouds, water laden clouds, ठीक है, encountering each other, at any place। अच्छा, इसमें लिख सकते हैं वन फ्रॉम मेडागास्कर, वो तो हमेशा रहता ही है, एंड वन फ्रॉम कैलिफोर्निया जो कि एल नीना है, एल नीना EL। ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपको?
अब देखो छोटा ही क्वेश्चन है 32 वाला ये दो है सर हाँ? नीचे वाला भी है। ओके 32 टू द पावर 3/5 तो 32 अभिषेक क्या होता है बताओ 2 की पावर 5 ठीक है ये जो दिया है पहले तो रूट भी लगा है तो रूट के लिए लिखो 32 की पावर 3/5 के ऊपर हाफ लगाओगे रूट का तो काम कर दिया अब 32 के बारे में सोचो क्या ये 2 की पावर 5 है तो 3/5 भी लिखोगे तो फिर उसके ऊपर पावर इन पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो 5 इंटू 3/5 और इंटू तो ये क्या हो गया 2 की पावर 3/2 तो इसको क्या 2 की पावर 1 और 2 की पावर हाफ भी लिख सकते हो क्योंकि 1 प्लस हाफ तो 3/2 होता है ना चाहे तो 3/2 लोगों ने तो 1 प्लस हाफ ही तो 3/2 है तो क्या ये 2√2 है ठीक है अगला क्वेश्चन देखें x + 1 8 है x + 1 तो 8 है तो हमें 1/x हैं? अच्छा 1/x इट इज इक्वल टू 8 तो x स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा जो ये दिया है ना इसी को स्क्वायर कर लो तो क्या वहाँ 8 का स्क्वायर हो जाएगा ऐसा करने से क्या ये x स्क्वायर होगा और प्लस 1/x स्क्वायर होगा प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x होगा और वहाँ कितना हो जाएगा 64 ये दोनों कट गए तो क्या 2 उधर पहुँच जाएगा तो बोलो x स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर क्या 62 हो गए तो मतलब माइनस हो जाएगा तू उधर ले जाओ उधर ले जाओ हाँ हाँ बोल सर यहाँ पर एक आपसे बोलो समझ में आया कैसे आया निकाल इतना ही रखिए